किस टॉपिक की आज टांगे खींचना चाहते हैं हम? यस रबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अच्छा, जो हम टर्म सुनते रहते हैं, आपके मुंह से भी बहुत बार सुनी, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे अचीव की जा सकती है, और थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो जज़ाकल्लाह खैर। इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने इतनी बात की नहीं है। मैंने इमोशनल फिटनेस में कहता हूँ, बट दैट इज समथिंग एल्स। दैट इज अपने इमोशंस को रेजिस्ट करके जो काम करना है वो करने की सलाहियत। जैसे मसल फिटनेस होती है, वेट एक तरफ खींचता है, आपको उसको उठाने की सलाहियत, दैट इज मसल फिटनेस। आप मस्कुलर लेवल पे फिट हो। वैसे इमोशनल फिटनेस के आपका मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, नहीं करना चाह रहे हो, बट स्टिल यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग, दैट इज इमोशनल फिटनेस। ना आप इमोशंस को रेजिस्ट करके अपनी वैल्यूज के बेस पे एक्शन ले सकते हो। आई थिंक ये टॉपिक मैं पहले कई वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। एनीवन एल्स जो कुछ क्वेश्चन या टॉपिक ऐड करना चाह रहे हैं? और आई एम नॉट श्योर इमोशनल इंटेलिजेंस से आपका मतलब क्या है। तो our brain thinks imagination as reality. If we become an observer, the maximum from an observer point of view would be drawing boundary between thought which brain is giving, but what could be the ultimate level of maturity after navigating that, oh, this is fake thought. यस हुसैन। हसनैन, अगर आप इस पे ऐड करना चाहो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके ऐड कर सकते हो। एंड इफ एनीवन एल्स वांट्स टू स्पीक अपना टॉपिक शेयर करने के लिए, तो हैंड रेज करें अपना, देन आई विल मेंशन देयर नेम और वो बात कर सकते हैं। यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मुझे पूछना था कि हम अपने करेक्टर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और अगर जैसे एंगर इश्यूज पे कैसे वर्क कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर को ब्यूटीफुल करना? लाइक अपने साथ जो सारे रिलेशंस हैं हमारे, उनके साथ डीलिंग्स किस तरह, मतलब अगर कोई किसी पे गुस्सा भी आ रहा है तो उसको किस तरह आपने अपने आप को हैंडल करना है, उस सारी चीज से, नेगेटिविटी से कैसे बचाना है अपने आप को, ये थोड़ा बता दें। बट नेगेटिविटी आ क्यों रही है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन एज वेल ना। मतलब गुस्सा आ क्यों रहा है? वही तो, कि गुस्सा आ क्यों रहा है, और आ रहा है तो उसको चैनलाइज कैसे करना है। किसी की भी कोई बात बुरी लगती है तो फिर बाकी लोग उसको अपने आप को किस म्यूट कर तरह, लें। रबी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? अगर किसी की भी कोई बात बुरी लगती है तो फिर हम उसको किस तरह डील करें, हमें बुरा ना लगे अंदर से और हम हर्ट ना हो। क्योंकि आपने बोला था कि एक दफा, आई थिंक, के अपने आप इमोशंस, जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट में आपने बोला था कि भाई जो भी हो जाए, आपने आपके साथ जो भी हो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहो, पॉजिटिव साइड देखो। लेकिन एक तरफ मुझे ये भी लगता है कि हमें अपने जो इमोशंस है उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं रो, हम नहीं रो सकते। तो वो चीज बताएं कि हम, दुख तो होता है अंदर से, कोई भी बात हो, किसी भी किस्म की हो, तो उन इमोशंस को कैसे चैनलाइज करें। आया हम उन इमोशंस को मतलब बहने दें कि भाई इस बारे में रो रहे हैं हम, या फिर कुछ भी, तो फिर हम रोएं या ना रोएं, या मुझे समझ नहीं आ रही कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कह तो देते हैं और मान भी लेते हैं, लेकिन मतलब वो जो टेम्परेरी स्टेट होती है ना हमारी, कि रोना आ रहा है किसी भी बात पे, तो मैं वो कह रही हूँ कि हमें अपने इमोशंस जो हैं वो सप्रेस करने चाहिए, या फिर हमें रो लेना चाहिए अगर रोना आ रहा है, किसी के सामने नहीं, अकेले में अगर रोना चाहें फातिमा, तो। आपका क्वेश्चन फैल रहा है। एक तरफ आप कैरेक्टर को ब्यूटीफुल करने की बात कर रहे हो, फिर आप बात कर रहे हो एंगर इश्यूज, अब आप बात कर रहे हो इमोशंस को सप्रेस करने की। थोड़ा स्पेसिफिक करो अपने टॉपिक को कि व्हाट इज द टॉपिक। सर आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे ही बता दें कि अगर इन सारे इश्यूज के होते हुए आप अपने आप को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं हर वे में, कि आप अपनी चीजों बट को। मुझे इशू थोड़ा स्पेसिफिकली आप पॉइंट आउट कर सकोगे तो मुझे समझ आएगा ना कि अगले लोग ऐसा क्या कर रहे हैं इस पे आपको गुस्सा आ रहा है, और आप अपने कैरेक्टर को ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हो। उसका मतलब क्या है आपकी डिक्शनरी में? व्हाट डू यू मीन बाय गुड कैरेक्टर? कि ऐसा इंसान जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता। सर गुस्सा तो आता है, वही तो बता रही हूँ कि गुस्सा तो आता है, लेकिन वही वो बता रही हूँ कि अगर हम उनको किस तरह चैनलाइज करें और किस तरह उन चीजों को लेकर चलें कि हमें, हम सामने गुस्सा ना, अपने इमोशंस उनको ना बताएं। ये मैं पूछ रही हूँ कि अगर मतलब चुप हो जाएं, वो चुप नहीं रहा जाता, वो बता दें कि उसको किस तरह हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं उस चीज में। आप चुप रहना क्यों चाह रहे हो? अगर अगला, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि अगला इंसान ऐसा कर क्या रहा है जिसके से गुस्सा आ रहा है। सर मैं जनरल बात कर रही हूँ, अगर किसी को एंगर इश्यूज हैं
तो मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, वैसे भी मैंने सोसाइटी में जो भी देखे जिनको एंगर इश्यूज होते हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि वो उनके एंगर इश्यूज थोड़े कम हो जाएं, Learn to fight. जज्बातीपन Okay, कम हो। so I do have the same example for this scenario which she is explaining. It happened just 2 or 3 days ago with me. The example which she is trying to explain that how do we control our anger issues. यही थोड़ा बहुत मेरा भी आया था, यही वाला केस आया था 2-3 दिन पहले, जैसे आप एग्जांपल डिमांड करिए ना कि किस टाइप का आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ी। There was a group of people in my class, कोई 4 से 5 बॉयज थे। टॉपिक के ऊपर ना 45 मिनट से मुसलसल बात कर रहे थे। उनमें से एक इंडिविजुअल कुछ ऐसा था जो कि बहुत आउटशाइन कर जाता है डबल मीनिंग्स बातों में, तो वो कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा था। अब मैंने किसी दूसरे अपने साथ वाले बैठे हुए बंदे से बात की, तो उसने उस बात के अंदर भी इंटरप्ट की और अपनी डबल मीनिंग बात ले आई। मैंने काउंटर उसको किया कि आपकी डिस्कशन है, आपकी डिस्कशन हमेशा ए से लेके जी तक इसी टॉपिक के ऊपर खत्म हो जाती है। आगे से दे वर लाइक हाँ हम इतने ही नीच हैं। वो ग्रुप ऑफ बॉयज जो है बिल्कुल गैंग अप हो गया और मैं बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इंडिविजुअल जो है उनसे बात कर रहा था। अब उनके एक्सप्रेशंस थे, वो एक दूसरे को तालियां मार रहे थे, हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, बड़ा कूल होके ना मुझे आंसर कर रहे थे, जबकि मेरे एक्सप्रेशन ना चाहते हुए भी मेरे फेस के ऊपर जो थे वो वाजे थे। बात वही थी, उस टाइम पे मैं भी बड़ा कंट्रोल करना चाह रहा था। वही आपकी बात याद आ गई कि ब्रेन जो सा है इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता और आपने इसको बिल्कुल एज एन ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सारा कुछ मैंने किया उस टाइम पे भी, मुझे याद आ गई थी ये बात, बट स्टिल मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन जो थे जाहिर हो रहे थे कि आई एम ऑफेंडिंग बाय देयर टॉक्स। तो मैं जरा सप्रेस हो गया उस मोमेंट के ऊपर भी। तो हाउ कैन वी कंट्रोल दैट? फातिमा, क्या आपका जो क्वेश्चन था आप इससे रिलेट कर रहे हो? यस सर, कोई भी सिचुएशन हो हम उसमें कैसे अपने आप को कूल डाउन रख सकें, वो बात कर रही हूँ मैं। ओके, कि अगला कोई कुछ भी कहते हैं आपको, आप बोलो ना, आगे से बोलना चाह रहे हो लेकिन ना बोलो, फिर रिजेक्ट खुद ही गुड होता है। कैरेक्टर नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे फातिमा कह रही है कि कुछ ना बोलें, बट मैं कहता हूँ कि अपने राइट के लिए अगर खड़े भी हो ना तो इस तरह खड़े हो कि लोगों को ये ना पता लगे कि ऑफेंड होके बोल रहा है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी आनी चाहिए, बट फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम विच थॉट? ओके, and with that I would take इकरा ने हैंड रेज किया। ये इकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने ना एक्सप्लेन किया हुआ था मीन्स को और गोल्स को ना, तो उसमें आपने बताया था कि अगर आपके मीन्स पूरे नहीं है तो पहले आपने वो करने हैं, जैसे कि वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स, और फिर आप गोल की तरफ बढ़ते हैं उन चीजों को लेके। तो गोल क्या चीज है? मतलब आपने बोलता कि मीन्स को आपने गोल नहीं बनाना। फातिमा का और इकरा का क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं लिंक अप करके दोनों पे बात कर सकता हूँ, मीन्स और गोल्स। और फातिमा ने जो बात करी कि अपने कैरेक्टर को अच्छा कैसे बनाएं, कोई हमें कुछ कह रहा है तो हमें गुस्सा ही ना आए, हम चुप कर जाएं, जवाब ना दे। बट आई थिंक ये दोनों बहुत अलग टॉपिक हो जाएंगे अपने आप में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स से पहले मैं फातिमा का टच कर लेता हूँ, देन आई विल लुक ऑन दिस। फातिमा, आपका जो क्वेश्चन है, एंगर इज नॉट बैड, पहले तो अपने माइंड में क्लियर करो। एंगर मीन्स कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही। अब अगर आपको अपनी बाउंड्रीज लगानी आती है, मेंटेन, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस वजह से एंगर आ रहा है, कि किसी ने कुछ कहा है या एक्चुअल में कुछ करा है? नहीं सर, कुछ करने के लिए तो होता ही नहीं। वैसे मैं कह रही होती हूँ कि जैसे अगर कोई भी, इवन घर में भी, हम बाहर तो लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी कोई पर्सनैलिटी बहुत बुरी होती है किसी के सामने। घर वालों के साथ वही बात है ना, आप सल्लम ने भी फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। तो मैं बस ये चाह रही थी कि हम मतलब अगर कोई घर में भी, इवन अगर आपको कोई कुछ घर में से भी नहीं, बेशक आपको कोई आपका रिश्तेदार या फिर आपका कोई भी इंसान, कोई दोस्त या कुछ भी, कोई इवन आपको टॉन्ट भी कर देता है, तो आप उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दो। और इवन मैं देती भी नहीं हूँ, लेकिन अंदर से तो बुरा लगता ही है। और फिर वो मतलब आपने जब बोला था अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट का, तो उसमें भी आ जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब उसमें हम मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इतना कुछ कोई इंसान आपको कह देता है कि आप अपने इमोशंस जो है ना वो सप्रेस कर नहीं पा रहे होते, तो वो चीज। और बाउंड्रीज की जहाँ तक बात है, वो तो भाई डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई एक दफा कुछ कहे मैं पीछे अपने आप को कर लेती हूँ, कोई मुझे जानने का नहीं होता कि भी मैं उसके पास ही पड़ी रहूँ, वो वाला तो नहीं हिसाब। लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि अंदर से हमें अगर इस बारे में टोन दे रहे हैं सर, अगर आप कोई भी हो सकता है सर, रिश्तेदार हैं, किसी भी बात पे आपको कुछ भी बोल देंगे, आपके बारे में कुछ भी गलत बोल देंगे, आप वैसे होते नहीं हो, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई और है तो वो, मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैंने आसपास भी लोगों को देखा है, उनके बारे में भी अगर कोई बात कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी बीच में होती हैं। एक बात बताओ, एक इंसान हक पे भी होता है। एक बात देखो, अगर वो कुछ कह रहे हैं और आप ट्रिगर हो रहे हो तो उसका मतलब उनकी बात में कोई ना कोई हकीकत है, तभी आप ट्रिगर हो रहे हो। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत पतला है
और कोई इसको आके बोले ओए मोटे, मोटा क्यों है, तो आपको लगता है उसको थोड़ा सा भी बुरा लगेगा। तो कोई इसको अगर मोटा बोल के ट्रिगर करेगा तो वो नहीं ट्रिगर होगा। आप अगर किसी की बात पे, किसी चीज पे ट्रिगर हो रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो क्या बात है जिसपे आपको लग रहा है बुरा, इन्होंने ऐसा क्या बोला। सर यहाँ तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ ऐसी भी चीजों बातें हो इन सकती टर्म्स हैं ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर कोई आपके मतलब आपके पेरेंट्स को कुछ बोलते हैं, कोई आपको कुछ बोलते हैं, तो आप उस पे मतलब जैसे अब मेरा कोई भाई नहीं है, हम 4 बहन ही हैं, और अगर कोई हमें इस तरह का ताना दे कि तुम्हारा मतलब भाई नहीं है और लाइक इस तरह का, तो वो बहुत ऑफेंड करती हैं बातें। तो भाई हमारी हमें हमें जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी उसमें बड़े पूरे हैं। लाइक मुझे शौक भी नहीं था भाई का, अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से आओ जाओ, कुछ भी नहीं, तो वो हमें नहीं बुरा लगता। लेकिन अगर कोई दूसरा इस तरह करे तो वो बहुत बुरा लगता है कि भाई तुम हमारे घर में घुस क्यों रहे हो? ये चीज कि भाई क्या अगर मतलब? नहीं है तो नहीं है, मतलब ये कि आप कोई भी आपको इस तरह बोलते, अगर मेरा भाई नहीं है तो मुझे किसी किस्म का भी वो ताना दे सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करेक्टर। तो अगर हम उस पे किस तरह रिएक्ट करें? आपने एक बात की कि तुम मेरे घर में क्यों घुस रहे हो, ये कॉन्टेक्स्ट में मिस कर गया। थोड़ा सा पॉइंट आप रिपीट करोगे? सर मतलब ये कि कोई भी आपके बारे में अगर आप अब आके बात कर दे तो आप उसको कैसे मतलब डील करो, मैं ये पूछ रही ओके, थी। देखो, फ्रीडम और गुलामी में फर्क क्या होता है? आजादी और गुलामी। अगर कोई और इंसान आपके अंदर जो इमोशंस आप फील करते हो या आपके अंदर जो कुछ भी आप सोचते हो, अगर आप वो कोई और इंसान कंट्रोल कर सकता है तो इससे ज्यादा बुरी गुलामी और क्या होगी। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, वेदर है, दिस और दैट, सोसाइटी, फलाना ढिमाका। बट एक है इंटरनल, हमारे अपने अंदर के इमोशंस, हमारे अपने अंदर की सोचें, हमारे अपने अंदर की थॉट्स। अगर वो किसी और के कुछ कहने या करने के बेस पे कंट्रोल हो सकती हैं तो वो आपके मालिक बन जाते हैं, वो आपको कंट्रोल करने वाले बन जाते हैं और आप इस एक गुलामी के फेज में फंसे रहो। तो दैट आजादी इज कि जो मेरे अंदर जो होगा वो दैट इज माय मेकिंग, दैट शुड बी माय चॉइस, वो मैं अपनी मर्जी से फील करूंगी। किसी ने आके मुझसे कोई बात करी है, सेम बात कोई आपको बोलेगा, सेम बात कोई किसी और को बोलेगा। लेट्स से आपको उस बात पे बहुत बुरा लगा, अगले इंसान को उस पे बहुत हंसी आई। हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है दैट इज इन आवर हैंड, वो हमारे हाथ में, उसे हम संभाल सकते हैं। इसमें गड़बड़ होती क्या है कि किसी ने कोई बात कही, उस बात में कुछ नहीं होता एज लॉन्ग एज वो सिर्फ बात है। कि अगर वो वाकई में आके आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो मैंने कहा है कि एंगर की 2 जड़ें होती हैं, एक होती है, एक ही रूट होती है डिजायर, लेकिन डिजायर की 2 जड़ों में डिवाइड हो जाता है। डिजायर एक होती है नीड से जुड़ी हुई और एक होती है वांट्स से जुड़ी हुई। नीड्स क्या होती हैं? जो आपका बेसिक सर्वाइवल है, खाना पीना, दिस एंड दैट, एवरीथिंग, आपकी फैमिली की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, एवरीथिंग जो आपकी नीड्स हैं आपकी सर्वाइवल के लिए। एक होती है डिजायर जो वांट्स से जुड़ी हुई होती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सबको इज्जत से पेश आना चाहिए, सबको अच्छा होना चाहिए, सबको अच्छी बातें करनी चाहिए, सबको ट्रैफिक सिग्नल पे रोकना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको वो करना चाहिए। वांट्स वांट्स वांट्स। ये नहीं भी हो तो आपको इससे आपकी नीड्स पे फर्क नहीं पड़ता, आपकी नीड्स पूरी होंगी, सर्वाइव होता है। तो अगर आपको एंगर आ रहा है क्योंकि आपकी डिजायर के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है, अब आपको ये देखना जरूरी है कि क्या ये मेरे नीड्स वाले डिपार्टमेंट में जा रहा है, क्या ये मेरे वांट्स वाले डिपार्टमेंट में जा रहा है। अगर तो मेरी नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मेरी सेफ्टी, मेरा सर्वाइवल, मेरा घर, खाना पीना, दिस और दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर वहां पे लड़ना बनता है, वहां पे स्टैंड लेना है। किस तरीके से लेना है, किस तरीके से काउंटर करना है, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या बोल के, क्या हमें लॉ की हेल्प लेनी है या हमने पुलिस को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारी नीड्स पे अटैक हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं। तो वहां पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आपने अपनी नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डिफेंड करना है प्रॉपर तरीके से। वहां पे ये नहीं कहना है कि कोई मेरी नीड्स कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कोई मेरी फैमिली, मेरे सेफ्टी पे कंसर्न्स है और मुझे गुस्सा ना आए, मुझे बुरा ना लगे। वहां पे आपने प्रॉपर डिफेंस करना है। एक है वांट्स से रिलेटेड, जो आई थिंक आपका क्वेश्चन वांट्स के डिपार्टमेंट में जा रहा है। वांट्स से रिलेटेड अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप ट्रिगर हो रहे हो तो दैट एसेंशियली मींस कि अभी हमारी समझ गहरी नहीं हुई, हमने उन चीजों, उन टॉपिक्स पे अपनी समझ गहरी करनी। अभी आपने वो टॉपिक शेयर नहीं करा तो मैं उस टॉपिक पे स्पेसिफिक बात कर पाता,
बट बिकॉज इट इज नॉट शेयर्ड, तो दिस इज इट कि वांट्स वाले एरिया में आपने अपनी समझ गहरी करनी है। किसी इंसान ने हमें कुछ कहा, उसकी बात में कुछ भी नहीं होता, वो जब बात आपके कानों के थ्रू एंटर करके आपके ब्रेन में गई है, उस बात का आपका ब्रेन जो इंटरप्रिटेशन निकालता है, उसको जो मतलब देता है, उसके बेस पे आपके अंदर इमोशन और फीलिंग पैदा होती है, फिर उसके बेस पे आप एक्ट करते हो। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, उस बात को लेकर के आप क्या सोच रहे हो, सारा इशू यहां है। उसके बाद उससे रिलेटेड इमोशंस हैं, फिर एक्शंस हैं, एंड देन बहुत से लोग जो नेगेटिव बोलते हैं या जो बुरा भला बोलते हैं या जो आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी उन बातों को पर्सनली लेते हैं, हम उनके नजरियों को, ओपिनियंस को, उनकी बातों को सुन करके हर्ट फील करते हैं। ये बेवकूफी उनकी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से। क्यों? क्योंकि वो इंसान खुद के साथ जैसा है वैसा आपके साथ पेश आएगा। अगर एक इंसान है जो खुद में सिर्फ कमियां देखता है, जो बुराइयां देखता है, तो वो आप में भी सिर्फ कमियां देखेगा और बुराइयां देखेगा। अगर एक इंसान है जो अपने सपनों को मार देता है, उनको पूरा नहीं करता, अपने आप को एक्सक्यूज देता है, अपने आप को दबाता है, अपने आप को घोंटता है, वो आपके कांटेक्ट में आएगा, वो आपके सपनों के बारे में भी ऐसे ही बात करेगा, आपको भी इसी तरह दबाने की कोशिश करेगा। एक इंसान है वो अपनी ग्रोथ पे फोकस ही नहीं करता, वो इधर है अपनी लाइफ में, वो जैसे ही देखता है कि लोग उससे ऊपर जा रहे हैं, तो वो उनको भी एक्सक्यूजेस देके, टॉन्ट करके, चीजें करके कोशिश करता है कि वो यहाँ रहे, इससे नीचे रहे, ऊपर ना चले जाए। बिकॉज जब वो इंसान खुद ग्रो नहीं कर रहा है, तो अच्छा फील वो कैसा करता है? दूसरों को गिरा के। जब दूसरे भी उसके लेवल पे आ गए या उससे नीचे आ गए, तो अब उसको अच्छा लगे, क्योंकि खुद तो वो ग्रो करके अच्छा फील नहीं कर सकता। तो अगर आप इस बंदे की बात को सुनकर के ट्रिगर हो रहे हो या हर्ट फील कर रहे हो, तो सोचो आप अपना मालिक बना किसे? आपको एसेंशियली सिर्फ इतना देखना है कि उनका जो ब्रेन है, उनका पास्ट जो भी अपब्रिंगिंग रही है, उनकी जो कंडीशनिंग रही है, उनकी जैसी पेरेंटिंग हुई है, स्कूलिंग हुई है, जो भी ट्रॉमास और एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किए हैं, सो उनकी जो पास्ट में ट्रॉमा या कंडीशनिंग के बेस पे जो भी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके बेस पे उनका ब्रेन उन्हें थॉट्स और इमोशंस देता है। वो इस बात में फर्क नहीं कर पाते कि ये हमारा ब्रेन हमारे साथ एक गेम खेल रहा है, और जैसा उनका ब्रेन उनको कहता है थॉट और इमोशन देके ये करो, वो वैसा कर देते हैं, वो वैसा कह देते हैं, वो वैसा फील करते हैं, उसके बेस पे वैसा एक्ट कर देते हैं। अब उनके ब्रेन ने उनको थॉट दिया, इमोशन आया कि इसको ऐसा बोल देते हैं, उन्होंने बोल दिया, तो वो अपने ब्रेन के पैटर्न्स के गुलाम हैं। वो इतना अवेयर नहीं हुए बेचारे कि वो उस चीज से ऊपर उठ सके। अब ये हमारी जनरेशन के पास इंटरनेट, पढ़ाई, वीडियोस, दिस एंड दैट सब अवेलेबल है, तो हम ये बातें सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। उन लोगों के पास नहीं था, तो वो ये सब चीजें सीख नहीं पाए। इसके बेस पे वो सिर्फ आपको हर्ट नहीं कर रहे, वो अपने आप को भी इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, वो अपने आप को भी ऐसे ही टॉन्ट्स मारते हैं, वो अपने आप को भी ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं, वो खुद को भी हर्ट करते हैं और उनके इर्द गिर्द जो बाकी के लोग हैं उन सबको हर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें उनके ऊपर गुस्सा या नफरत नहीं करनी होती, हमें तरस आता है उनके ऊपर। हम दिल से उनके भले के लिए दुआ कर देते हैं, इनका भला हो, इनकी बेहतरी हो, या अल्लाह इनके लिए बेहतरी का रास्ता निकाल, इनको जो भी है इनके लिए बेहतर। आप सिंसियरली उनके दिल में उनके भले के लिए दुआ कर देते हो। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपका टाइम और आपकी एनर्जी। मैजिक इंग्रेडिएंट्स बोलता हूं मैंने, कि जहां ये डाला वो चीज ग्रो कर गई। स्विमिंग में डालोगे, स्विमिंग ग्रो कर जाएगी, स्विमिंग करना आ गई। ड्राइविंग में डालोगे, ड्राइविंग करना आ गई। आप फिटनेस में डालोगे, जिम में डालोगे, फिटनेस बढ़ जाएगी। आप स्मोकिंग में डालो, स्मोकिंग की आदत बढ़ जाएगी। आप नेगेटिव थिंकिंग में डालो, नेगेटिव थिंकिंग की आदत बढ़ जाएगी। आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में डालो, उसके साथ फ्रेंडशिप ग्रो कर जाएगी। आप रिलेशनशिप में डालो, वो ग्रो कर जाएगा। आप इंस्टाग्राम देखने में डालो अपना टाइम एनर्जी, इंस्टाग्राम देखने यूज करने की आदत बढ़ जाएगी। तो ये मैजिक इंग्रेडिएंट्स है। इसी तरह आप इसको लड़ाइयों में डालो तो आपकी लाइफ में लड़ाइयां ग्रो कर जाएंगी। उन लोगों के बारे में सोचने में डालो तो उन लोगों के बारे में सोचने की आदत ग्रो कर जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने वैसा क्यों कहा, ऐसा कह दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे रिलेटेड मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। इन चीजों की सोचों में डालो, ये चीज आपके लाइफ में ग्रो कर जाएगी। तो आपके ब्रेन में जो थॉट्स और इमोशंस आप अपनी बॉडी में फील कर रहे हो, वो इस बात का रिफ्लेक्शन होता है कि आप अपना टाइम और एनर्जी कहाँ डालते हो। तो टाइम और एनर्जी को आपने कॉन्शियसली देखना है कि मैं जो थॉट्स और इमोशंस फील करूंगी वो इस बेस पे करूंगी कि मेरे ये दो मैजिक इंग्रेडिएंट्स कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत इज्जत देनी है इन दो इंग्रेडिएंट्स को, बहुत रिस्पेक्ट देनी है अपनी लाइफ के, क्योंकि आप में, हम में और एक इंसान जो लेट्स से दफन है या मर गया है या इंतकाल कर गया है, तो उसमें क्या फर्क है।
उनके भी हाथ पांव आंखें सर वर सब था, बस उनका टाइम एनर्जी खत्म हो गया, आपका चल रहा है। तो दैट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आपने अपनी लाइफ को प्लान करके लिखा हुआ होना चाहिए, आपके गोल्स, आपकी विजन्स, कि आपका बिजनेस में क्या कर रहे हो, आप फन के लिए क्या कर रहे हो, अपने क्रिएटिविटी के लिए क्या कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स के लिए क्या कर रहे हो, और एक्टिवली अपना टाइम और एनर्जी आपने उन चीजों में डालना है। तो ऐसे जब लोग आपके पास आएंगे और आपके पास करने को बहुत सारा कुछ है जहां आप अपना टाइम और एनर्जी डाल लो, दे कम टू यू एंड दे से एनीथिंग, यू लुक एट देम एंड यू सी ओ इनका ब्रेन इनके साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन इन्हें अभी फर्क करना नहीं आया है अपने अंदर और अपने ब्रेन के अंदर। इनका ब्रेन इनको जैसा बोलता है ये वैसा कह देते हैं, जैसा बोलता है वैसा कर देते हैं, और उसी के करने में ये अपने आप को भी सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। तो यू लुक एट देम विद सिंपैथी, विद कंपैशन, कि इन्होंने मुझे इतनी सी चंद मिनट में इतना हर्ट किया, तो ये अब दिन भर में अपनी लाइफ में इन्होंने खुद को कितना हर्ट किया होगा, कितना दुख दिया होगा, कितनी बार मारा होगा, कितनी बार अपने आप को तकलीफ पहुंचाई होगी। तो आप उनको कंपैशन से देख के, उनसे दुआ करके अपना टाइम और एनर्जी ले लो एंड पुट योर टाइम एनर्जी into something that you want to grow in your life. Now coming to the part where Ikra added an interesting question कि means और goals में, Ikra can you repeat your question? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था कि मीन्स को गोल नहीं बनाना, तो फिर गोल क्या चीज है? जैसे कि कुरान में मतलब कि इरशाद हुआ है, मेरी इबादत करो जिन्नात और इंसानों के लिए। जैसे कि इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, जहाँ तक मैंने चीज समझी है वो ये है कि एक मोमिन का उठना बैठना इबादत है। वो इस लिहाज से कि वो दूसरों को पॉजिटिविटी पहुंचाता है और हेल्प करता है दूसरों की। पता नहीं, बट मैं इस चीज के लिए क्लियर नहीं हूँ जो आपने गोल की बात की। सूरह फातिहा वाली एक्सप्लेनेशन सुनिए। I didn't remember, sorry. तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि सिरातुल मुस्तकीम क्या है, इसका मफहूम है, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। सिरातुल मुस्तकीम को जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने समझाया लोगों को, उन्होंने किस तरह बताया कि एक रास्ता है, ठीक है, इसमें इमेजिन करो साइड में दो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर दरवाजे हैं और इन दरवाजों के ऊपर पर्दे डले हुए हैं और आप इस रास्ते में चल रहे हैं। गिव मी 1 मिनट इफ आई कुड गेट अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो इस पे लिखा है अ सिरात स्ट्रेट पाथ दैट इज सराउंडेड बाय 2 वॉल्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ 2 दीवारें हैं और एक स्ट्रेट पाथ है बीच में, विद सेवरल ओपन डोर्स विद इन द वॉल्स। उन दीवारों में मुख्तलिफ यानी कई दरवाजे हैं जो कि खुले हुए हैं, कवर्ड विद कर्टेन्स, और उनके ऊपर पर्दे डले हुए। देयर इज अ कॉलर ऑन द गेट ऑफ द सिरात हु हेरल्ड्स, ओ पीपल स्टे ऑन द पाथ एंड डू नॉट डिविएट फ्रॉम इट। एक आवाज आ रही है सिरात के दरवाजे से जो कह रही है कि ए लोगों, रास्ते पे रहना, इससे भटकना मत। मीनवाइल इसी दौरान एक आवाज आ रही है ऊपर से जो कि वार्न कर रही है हर उस इंसान को जो कि इन दरवाजों में घुसना चाहता है कि वो अनटू यू, तुम पे, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा, वो का मतलब होता है सॉरो, डिस्टर्बेंस, ग्रीफ, और बहुत सारी ये चीजें आ जाएंगी तुम पे। डू नॉट ओपन इट, ये दरवाजे को मत खोलना। फॉर इफ यू ओपन इट यू विल पास थ्रू, कि अगर तुमने इसको खोला तो तुम इसमें घुसते चले जाओगे। द स्ट्रेट पाथ इज इस्लाम। तो ये जो स्ट्रेट पाथ है जिस पे आप चल रहे हो, इसे इस्लाम कहते हैं। जो 2 दरवाजे, जो 2 दीवारें हैं, वो अल्लाह की सेट की हुई लिमिट्स हैं। इन लिमिट्स के अंदर चीजें अलाउड हैं, वो आप कर सकते हो। While the doors resemble what Allah has prohibited, और ये जो खुले हुए दरवाजे हैं जिन पे पर्दे डले हुए हैं, ये वो चीजें हैं जो करने से मना की गई हैं। दरवाजा खुला हुआ का मतलब कि कर सकते हो, जैसे कि अल्कोहल पी सकते हैं, लेकिन पीना मना है। और क्यों मना कर रहे हैं? इसको इस दरवाजे में घुसना नहीं, वरना घुसते चले जाओगे। यानी जो लोग अल्कोहल पीने लगते हैं, आपने देखा होगा, उनकी वो आदत बढ़ती चले जाती है। इसी तरह जिना है, सूदखोरी है, वादा खिलाफी है, ड्रग्स हैं, अलग अलग चीजें इसमें आप काउंट कर सकते हो, स्मोकिंग, दिस एंड दैट। आगे कह रहे हैं द कॉलर ऑन द गेट ऑफ द सिरात। तो वो जो आवाज दरवाजे से आ रही है सिरात के, वो बुक ऑफ अल्लाह है, यानी जो अल्लाह की किताब है उसकी आवाज है जो दरवाजे से आ रही है। और जो आवाज सिरात के ऊपर से आ रही है वो is the caller, while the caller above the sirat is Allah's admonishment in the heart of every Muslim. ये हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की वो आवाज है जो उसे पुकार रही है या जो उसे कह रही है कि ये नहीं करना है। So the point is कि अब हम सिरात पे चल रहे हैं और हम सूरह फातिहा में कह रहे हैं कि मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझसे मदद मांगता हूँ। तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर कोई आपसे आके पूछेगा कि यार तुम किस चीज के लिए हेल्प मांग रहे हो, मतलब मैं आपसे आके पूछूंगा मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे पूछोगे ना किस चीज में हेल्प चाहिए भाई। सो द नेक्स्ट पार्ट इज
कि गाइड अस ऑन टू स्ट्रेट पाथ, कि मुझे सिरातुल मुस्तकीम पे चला, सीधे रास्ते पे। अब सिरातुल मुस्तकीम हमने देख लिया क्या है, हमें ये दरवाजे अवॉइड करने और इस रास्ते पे चलना है। तो अगर मैं आपको बोलूं यार एक स्ट्रेट रास्ता है, उस पर जाना है, तो आपको ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मुझसे, कि रास्ता सीधा कहाँ? रास्ता क्या है? हाँ, हाँ, जैसा कि उससे कहाँ आगे पर? डिस्क्राइब किया गया कि नेक्स्ट जो सूरा है सूरह बकरा में कि मोमिनीन का और सहाबा का, आई गेस इन ये डिस्क्राइब किया कि ये लोग सीधे रास्ते पे थे, इनका पाथ सीधा था। यस, एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि ये रास्ता जा कहाँ रहा है और इस रास्ते पे चलना क्यों है और चल के मिलेगा क्या? उसका जो फॉलो पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आता है, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने नेमतें बख्शी, या उन लोगों का रास्ता जिनको इनाम मिला, उनका नहीं जो भटक गए जिन पे अजाब आया। तो किनको इनाम मिला, एंड व्हाट इज दिस इनाम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? तो दिस इनाम, इसको आप देख सकते हो एज गोल, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, अब इस रास्ते पे मैं मीन्स और गोल्स की बात करता हूँ, उसको देख लो। आपकी लाइफ में आपकी जो हेल्थ है, जो वेल्थ है, जो रिलेशनशिप्स हैं, ये लोग इसको गोल बोलते हैं, मैं इसे मीन्स बोलता हूँ। मीन्स और गोल्स में क्या फर्क है? यहाँ से मुझे एक मॉल जाना है, तो मॉल जाना मेरा गोल है, मॉल। मैं वहां तक जाने के लिए गाड़ी को यूज कर रहा हूँ, तो गाड़ी मीन्स है। मीन्स मुझे उस गोल तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ये गोल तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। इसी तरह आपकी लाइफ के जो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स हैं, ये मीन्स हैं जो आपका गोल है वहां तक पहुंचाने में। एंड नाउ व्हाट इज द गोल? दैट इज खुद को जानना। अगर आप एक इंसान को बाकी स्पीशीज से कंपेयर करो, जानवरों से, इंसेक्ट से, परिंदों से, तो आप देखो कि बेसिक लेवल पे बायोलॉजिकली काफी चीजें सेम, खाना पीना, सो जाना, रिप्रोड्यूस करना, फैमिली प्रोटेक्ट करना, एवरीथिंग। तो वही सेम काम करने के लिए जो एक चींटी भी कर रही है, हमें इतना ज्यादा इवॉल्व थॉट मिल गया, आपको इस लेवल की थिंकिंग कैपेसिटी मिली है, इस लेवल की थिंकिंग एबिलिटी मिली है, वही सेम काम करने के लिए। तो जो थॉट है वो सर्वाइवल के लिए, अगर आप इसको यूं देखो कि बगैर इस थॉट के जो स्पीशीज हैं वो ज्यादा सुकून से सर्वाइव कर रहे हैं, उनको ना स्ट्रेस है, ना चींटी को डिप्रेशन हो रहा है, ना वो इस किस्म के इश्यूज में फंसी है, आराम से अपना सर्वाइव कर रही है, इतने सालों से कर रही है। इंसान इस थॉट को लेकर के जो उसकी एक्चुअल में उसके ऊपर एक नेमत था, उसके लिए वही एक सजा बन गया। ये थॉट ही उसको ओवर थिंकिंग में जा रहा है, उसको तंग कर रहा है, थॉट कैसे परेशान हो रहा है, थॉट कैसे ट्रिगर हो रहा है, थॉट को संभाल नहीं पा रहा है, थॉट उसको भटका रहा है, वटेवर वटेवर वटेवर। तो थॉट क्यों दिया आपको? क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज कर सकता है विच इज खुद को जानना। वो खुद को जान सकता है कि वो एक्चुअल में है कौन। खुद को क्या जानना मतलब ये चीज समझ क्वेश्चन नहीं। है जिसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हु एम आई, कि मैं कौन हूं। आप इसका क्या जवाब बट दोगे? इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कैसे जान सकती हूँ कि मैं क्या हूँ? वही तो मुझे आई एम नहीं आस्किंग पता। यू, इस वक्त आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैं कौन हूं? जैसे कि मेरा जो जिस्म है ये मेरा नहीं है, ये एक कहने को हम ही कह देते हैं, बट एक्ट हम वैसे ही करते हैं। इमानत है। ठीक है, यहाँ तक हम इस बात को स्टैब्लिश कर लेते हैं कि आप आपकी बॉडी नहीं, तो फिर आप क्या हो? शायद मैं मेरा थॉट हूँ, पता नहीं, मैं मेरा या रूह हूँ। रूह से पहले आपने क्या बोला? थॉट, जो थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं। तो अगर किसी पता नहीं, इंसान ये का कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एक्सीडेंट हो जाता है और उस इंसान के अंदर से याददाश्त चली जाती है, थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद भी वो होता है? उसको कुछ याद नहीं है, उसको थॉट्स नहीं आ रहे, लैंग्वेज तक भूल गया, ये तक भूल गया, नाम क्या है, साथ में जो लोग खड़े हैं वो कौन है, सब भूल गया, बट वो है क्योंकि वो देख सकता है, सुन सकता है, अभी भी महसूस कर सकता है। तो अगर जिस चीज के चले जाने के बाद भी आप होते हो, तो वो चीज आप नहीं हो सकते। तो थॉट चला गया उसके बाद भी अगर एक इंसान है तो वो थॉट नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है? जी। तो फिर आप क्या हो? एंड लाइक यू सेड, आपने भी मेंशन किया कि मैं रूह हूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय रूह? रूह जैसे हमारी सोल है जो कि इस बॉडी से मतलब इस बॉडी से डिफरेंट है, पता नहीं, मुझे उसको डिफाइन नहीं करना आ रहा। तो इसे ही कहते हैं खुद को जानने का सफर। लेकिन इस ट्रैक पे चलने के लिए जो मीन्स हैं, जैसे गाड़ी है वो मॉल तक पहुंचने में आपकी मदद कर रही है, जैसे मीन्स आपको हेल्प करते हैं इस गोल की तरफ बढ़ने में। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो और एक मर्द और औरत जब साथ आते हैं तो एक दूसरे की बहुत सारी नीड्स संभाल सकते हैं। एक इंसान की मुख्तलिफ नीड्स हैं, जिसमें उसकी इमोशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, डोमेस्टिक नीड्स हैं, बहुत सारी नीड्स हैं। तो दो इंसान जब एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे की इन नीड्स को संभाल पाते हैं, एंड दे कैन बी ग्रेटफुल टू ईच अदर कि वो हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की नीड्स संभाल रहे हैं। तो इट्स अ थैंकफुल और एक ग्रेटफुलनेस का रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की वजह से आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, आपकी नीड्स अच्छे से पूरी हो रही हैं, तो आप फोकस्ड रह के अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं।
वेल्थ आप जब इसको गोल बना देते हो तो आप बहुत बुरी तरह फंसते हो, क्योंकि लालच आपको फंसा देती है। आप उसी साइकिल को रिपीट करते रहते हो। तो जो आपको चाहिए उसके ना मिलने का डर, और अगर वो मिल जाए तो उसके छिन जाने या खो जाने का डर। तो आप दोनों तरफ डर में फंसे ही रहते हो, और इस डर की उस पे आप और उस लालच के बेस पे चीज को चेस करते जाते हो कि अगर मैं ये वाली गाड़ियां ले लूं, अगर मैं ये वाले घर बना लूं, अगर मैं ये कर लूं, अगर मैं वो कर लूं, तो शायद मैं पीसफुल या जो फुलफिलमेंट चाह रही हूँ वो मुझे मिल जाएगी। और इसी चेज में, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने की चेज में, लोग ये देखते नहीं कि किस तरह उनके वुंड्स जो उनको एहसास दिला रहे हैं कि वो लो सेल्फ एस्टीम है या वो कमतर हैं, वो अपनी अहमियत बना रहे हैं और पैसे के पीछे भाग के और चीजें हासिल करके दुनिया की नजर में इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अपने अंदर भी उस फुलफिलमेंट को ढूंढ रहे हैं पैसे के थ्रू। बट होता क्या है, जिन लोगों को वो गाड़ियां, घर और सारी चीजें मिल गई, उनके पास वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है कि अब तो हमें सब मिल गया, उसके बावजूद सुकून का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। कोई पीस तो कोई आया ही नहीं। जो हम मैजिक समझ रहे थे हो जाएगा, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी मैं रिसेंटली किसी को सुन रहा था, नहीं वाज टॉकिंग अबाउट कि वो शोरूम से लैम्बोर्गिनी, इतने सालों का ड्रीम था, लैम्बोर्गिनी की जो स्पोर्ट्स कार है वो लेके निकला शोरूम से, कह रहा है मैं बाहर भी नहीं आया हूँ, गेट से बाहर निकल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार क्या बदला, जैसा था लेने से पहले वैसा ही तो हूं मैं, क्या फर्क है, 10 मिनट भी नहीं टिकी इसकी एक्साइटमेंट। तो दैट्स हाउ इट इज। पैसा और वेल्थ जो है, जब आप उसको गोल बना के चेस करते हो तो आप फंस जाते हो। जब आप उसको समझते हो कि ये मीन्स है, मेरा गोल ये है कि खुद को जानने का सफर है, इस पे वेल्थ मुझे हेल्प करेगी। यानी अगर आपको भूख लग रही है और आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास कपड़े नहीं है, या आपके पास घर नहीं है, या आपको फाइनेंशियली कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई है, तो आप उस ट्रैक पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी सारी अटेंशन यहाँ चलेगी। तो वंस यू हैव दैट कि ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, मेरी बेसिक तौर पे मैं सेफ हूँ, कपड़े हैं, पानी है, पैसे से जो बेसिक नीड्स और आसाइशें आती हैं वो आपके पास हैं, तो आप वहां से आपका ब्रेन फ्री हो जाता है। अब आप इस ट्रैक पे फोकस्ड रह के बढ़ सकते हो। तो वेल्थ हेल्प्स यू, रिलेशनशिप हेल्प्स यू, एंड सेम गोज फॉर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ के लेवल पे कुछ बहुत बुरा हो जाए और आप एडमिट हुए हो और पेन में हो और तकलीफ में हो और आपने अपनी हेल्थ खराब कर दी है, तो आपका जहन यहाँ नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, आप बोलोगे मुझे इस पेन से निजात दिलाओ भाई, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो आपकी सारी टेंशन वहां चलेगी। तो इसीलिए अपनी हेल्थ को, फिटनेस को एक मॉडरेट लेवल पे बैलेंस रखना है ताकि आप इस ट्रैक पे बढ़ सको। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप मीन्स हैं जो इनेबल करते हैं आपको इस गोल की तरफ बढ़ने में। अगर ये मीन्स बिल्कुल खराब रहे तो आप इनमें ही उलझे रहते हो, आप इस तरफ बढ़ नहीं पाते। एक और गलती जो लोग करते हैं, वो इन तीनों में से किसी को गोल बना देते हैं अपना, और उनको इस कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया नहीं होता। तो आप उन लोगों को बहुत बुरी तरह फंसा हुआ और एक जैसे दलदल में कोई फंस रहा है उस तरीके की सिचुएशन में देखोगे कि उनके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स उनके सर पे इतनी हावी हो रही हैं, या उनके वेल्थ के इश्यूज उन पे इतने हावी हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इतनी चिक इतनी बड़ इतने मसले हो रहे हैं, बिकॉज विजन नहीं है कोई। जब आपके पास विजन होता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी उस इंसान के साथ कभी क्लैश नहीं होगा या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, सब होता है, बट कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सब जिद्दी बातें, छोटे लेवल की बातें होती हैं, तो आप उसको छोटे लेवल की बातों की तरह ट्रीट करके आगे बढ़ते हो। जैसे आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आप बाहर निकले हो, घर के बाहर आपने देखा यार उसने कचरा रख दिया और आप पड़ोसी से लड़ रहे हो और बहस चल रही है और ये चल रहा है वो चल रहा है। आपके पास अगर विजन है और आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, तो आप घर से बाहर निकलो, आपने देखा यार मेरे पास टाइम नहीं है चीजों में एंगेज करने के लिए, ऑन टू नेक्स्ट स्टफ। तो छोटी चीजें मैटर करना बंद कर देती है। दैट इज हाउ आप इन मीन्स को, अब ऐसा भी नहीं होता कि ये मीन्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आएगा जिसमें सब कुछ परफेक्टली हो रहा होगा, रिलेशनशिप, वेल्थ और हेल्थ, हमेशा सब कुछ परफेक्शन से चल रहा है, फिर आप फोकस करो। सो डोंट फोकस ऑन परफेक्शन टू मच। ये चीजें एक मॉडरेट लेवल पे बैलेंस करनी है, ना तो बहुत ज्यादा हाई यानी बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए पैसे को लेके, फिटनेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, ना ये कि इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। मॉडरेशन में, बैलेंस लेवल में इनको रखा, एंड देन योर फोकस इज टुवर्ड्स खुद को जानना। खुद को क्यों जानना है? क्योंकि आपका जितना दुख है, आपकी जितनी सफरिंग है, आपका जितना स्ट्रेस है साइकोलॉजिकल, उस सब का जो जड़ है, जो रूट है, जो सेंटर है, वो मैं है। मेरे लोग, मेरा करियर, मेरे रिलेशनशिप, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी इमेज, मेरा फ्यूचर, मेरा ट्रॉमा, मेरे साथ ऐसा किया, मैं। आप कोई अपनी लाइफ का एक भी दुख मुझे बताओ बगैर मैं को इन्वॉल्व करे, नहीं बता पाओगे। बस एक चीज है, मतलब जब भी मैं दूसरों को सफर करते हुए देखती हूँ, लाइक बेगर्स और बाकी सस्ते, तो मुझे इंटरनली बहुत दुख होता है।
एंड समटाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं घर आई और मैं बहुत रोई इस बात पे। बट हाँ, आपकी बात ठीक है कि ज्यादातर जो हमारी सफरिंग्स होती हैं वो मेन से रिलेटेड होती हैं। आई टोटली दैट इज अ साइन ऑफ कंपैशन कि आपके कंपैशन है तो आप उनको देख के बुरा फील कर रहे हो। बट आपने जो अपना सेंटेंस बोला वो शुरू कहां से हुआ? लाइक मैं जब गरीबों को देखती हूँ, आप बगैर मैं को इन्वॉल्व करे कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी स्ट्रेस मुझे बता के दिखाओ, तो आपका जितना भी साइकोलॉजिकल लेवल पे दुख है दैट इज सेल्फ क्रिएटेड, वो आप खुद क्रिएट करते हो। और अब आप उस इशू में उलझ गए हो साइकोलॉजिकली। एक फिजिकल पेन अलग है, साइकोलॉजिकल पेन अलग है। फिजिकल पेन क्या होता है कि आपको किसी ने पिन चुभोई तो आपको दर्द लग रहा है, वो तो सब कुछ जानने के बाद भी पिन चुभोगे तो दर्द होगा। आपने 2 दिन से खाना पीना नहीं खाया तो आपको फिजिकली बुरा लग रहा है, वो तो आपको तब भी लगेगा। प्यास आपको सब कुछ जानने के बाद भी लगेगी, पिन चुभोगे आपको चुभेगा, आग में हाथ डालोगे जलेगा, सब कुछ जानने के बाद भी। तो ये फिजिकल पेन है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। थॉट के लेवल पे जो होता है वो सारा जो बैगेज है, वो अगर आप इस बात को देख पा रहे हो कि वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, बस आपको पता नहीं है कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हो। बट आप जैसे ये मेरा हाथ है और ये मुझे थप्पड़ मार रहा है और मारे जा रहा है और मैं किसी से जाके पूछ रहा हूँ यार मेरे यहाँ ना दर्द बैठ गया, इस दर्द का मुझे सॉल्यूशन बता दे। वो बोल रहा है ब्रो आप अपने हाथ से थप्पड़ मार रहे हो, थप्पड़ मारना बंद करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोग में क्वेश्चंस हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, जो परेशानियां हैं, जो सफरिंग्स हैं, वो सब ऐसा ही है कि आप अपने हाथ से खुद थप्पड़ मार रहे हो। आप अपने ब्रेन के अंदर बैठ करके खुद क्रिएट कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है क्योंकि आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं। आपका जो सेंटर पॉइंट है मैं, आप ये जानते ही नहीं कि मैं क्या है। इसीलिए आपकी जिंदगी में इतना दुख, इतनी सफरिंग, इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी परेशानी, इतना स्ट्रेस है। राइट। तो इसको जानना और इस जानने में मदद करने के लिए सिस्टम्स बनाए गए। क्योंकि इस जानने के, अब मैं इसको आगे और टेस्ट कर देता हूं कि इस जानने में 2 चीजें होंगी। एक होगी थ्योरी, यानी इस मैं का इल्म कि मैं है क्या, और इसके साथ साथ होगा इसका एक्सपीरियंस। 2 चीजें। एक है पानी की थ्योरी कि इसका नाम है वाटर, ये H2O का बना है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, उससे मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये सब इसकी थ्योरी है। वर्ड इज नॉट द थिंग। जो लफ्ज है वाटर और जो पानी, जो सब्सटेंस है वाटर, ये 2 अलग चीजें हैं। एक है उसका वर्ड, एक है मैं इसको जो पीता हूं तो इसका एक्सपीरियंस। ये 2 अलग चीजें हैं। किसी को पता ही नहीं है कि इसका नाम वाटर होता है या H2O नाम की कोई चीज होती है, लेकिन उसको पता है कि ये एक सब्सटेंस है, वो पीता है तो उसको इसका एक्सपीरियंस तो है, इसकी नॉलेज कुछ नहीं। तो मैं जो है, एक्चुअल में जो मैं है, उसका एक एक्सपीरियंस है और उसकी एक थ्योरी है, नॉलेज। दोनों हासिल करना जरूरी है। अब ये कैसे होगा? तो जैसा आपने कहा, इस पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैसे थ्योरी हासिल करें, कैसे एक्सपीरियंस के लिए अपने आप को तैयार करें, तो उन सब के लिए सिस्टम्स बनाए गए पुराने जमाने में लोगों ने, और उन सिस्टम्स को बोलते हैं रिलीजन। हिंदुइज्म, इस्लाम, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिलीजन्स हैं ताकि आप खुद को जान सको। अब रिलीजन्स में आपको चीजें मना की गई हैं। अल्कोहल नहीं पीना। क्यों मना की है? क्योंकि वो आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को इस तरह खराब करते हैं, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे अफेक्ट करेगा। उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि आप इस रास्ते से भटक जाओगे, खुद को जानने के अमल से भटक जाओगे। आपकी बॉडी को खराब करेगा उस एक्सपीरियंस के लिए। ड्रग्स नहीं लेने हैं, स्मोकिंग नहीं करनी है, जिना नहीं करना है, सेक्स विदाउट मैरिज ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें आपको उलझा देंगी। आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट होकर चीजों में इस तरह फंस जाओगे कि आपका ध्यान, आपकी तवज्जो इस तरफ आ नहीं पाएगी। नमाज पढ़नी है, आप इस्लामिक या मुस्लिम जो कल्चर्स हैं उसमें नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदुइज्म को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको नमाज के जैसे रुकू होते हैं, सजदे होते हैं, वैसे बिल्कुल सिमिलर पोजेस मिलेंगे और उसको वो लोग योगा बोलते हैं। और आप बोलोगे यार ये बहुत सिमिलर है देखने में, रुकू और सजदे थोड़े से फर्क है उनकी पोस्चर में, वो कर रहे हैं, आप लोग ये करो। क्यों? वो फिजिकल पोस्चर्स आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, खोल रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए। आप जो सूरह फातिहा कह रहे हो उसमें आप बार बार कह रहे हो उन लोगों का रास्ता जिनको इनाम मिला, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने नेमतें बख्शी, तो बार बार आपका ध्यान इस तरफ आ रहा है कि यार क्या इनाम है, क्या नेमत है, किस चीज की बात हो रही। और दिन में आप इतनी बार जब सूरह फातिहा पढ़ते हो तो व्हाटएवर योर माइंड फोकसेस ऑन एक्सपैंड्स। आपकी अटेंशन बार बार इस चीज पे आ रही है तो आपका ध्यान इस चीज पे आ रहा है, आप इसके बारे में सोचने लगते हो, पूछने लगते हो, पता करने लगते हो। तो बहुत खूबसूरत एक सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है। अब आप एक ऐसी सोसाइटी में हो जो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू जिस टाइम पे ये चीजें बनाई गई थी। उस टाइम पे लोग बिल्कुल नशों में धुत हुए हुए, औरतों की कोई इज्जत नहीं, उनको बेच रहे, मार रहे, जानवर की तरह ट्रीट कर रहे, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी पत्थर के आगे झुक रहे, कुछ भी चल रहा है।
कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई जस्टिस नहीं, बिल्कुल जानवरों का निजाम। तो उस निजाम में ये सिस्टम सारे क्रिएट किए गए थे कि लोगों को उन डिस्ट्रैक्शन से, उन नशों से, उन भटकी हुई चीजों से थोड़ा 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 करके, ये जो नमाज है, जो ये बार बार जिक्र है कि कौन सा है नाम, क्या नेम, दिस और दैट, ये करते करते वो उनको ट्रैक पे लाती जाए। आपकी सोसाइटी रिलेटिवली बेहतर है। दिस ब्रिंग्स योर अटेंशन टू दिस पॉइंट कि मैं कौन, कुछ के लिए तो क्लैरिटी है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अब जो भी रिलीजन है जैसे इस्लाम है तो उसके जो होली बुक है जैसे कुरान, हमें उसको पढ़ना होगा अपने आप को जानने के लिए। लाइक अगर मैं को डिफाइन करने के लिए रिलीजन्स बनाए गए और फिर रिलीजन के अंदर ये चीज आ रही है कि मैं को डिफाइन करो, तो एक पूरा सर्कल नहीं बन गया? नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। कैन यू रिपीट योर पहली क्वेश्चन? क्या चीज मतलब तो सर्कल कैसे बना? सर्कल ऐसे कि जैसे सूरत फातिहा में आपने बताया ना अभी, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है, मैं को डिफाइन किया जा रहा है कि अपनी मैं को डिफाइन करे, सिरातुल मुस्तकीम को देखेंगे क्या है। तो रिलीजन भी इसी बेस पे बनाए गए थे कि लोग खुद रिलीजन को का पहचान सके। सिर्फ मकसद ये नहीं है, रिलीजन जिंदगी के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को बेहतर तरीके से चलाने की आपको गाइडेंस देता है। यानी रिलीजन आपको ये भी बता रहा है कि रिलेशनशिप कैसे संभालना है। तो आप कह रहे हो कि वो रिलेशनशिप भी के बारे में भी टीचिंग दे रहा है, गाइड कर रहा है। वो वेल्थ के बारे में भी आपको बता रहा है कि आपने इंटरेस्ट से बचना है, कैसे वेल्थ स्पेंड करनी है, कहां से किस तरह कमाना है, क्या हलाल क्या करा हराम। वेल्थ के बारे में भी गाइडेंस है। हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी गाइडेंस है, क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। तो हेल्थ फिटनेस भी बता रहा है, वेल्थ भी बता रहा है, रिलेशनशिप भी बता रहा है, सोसाइटी के अफेयर्स भी बता रहा है, गवर्नमेंट के अफेयर्स भी बता रहा है। बहुत सारे लेवल पे एक सोसाइटी को, एक इंसान को जो इश्यूज होते हैं उन सब के बारे में गाइडेंस दे रहा है। तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये चीजें जब आप रिजॉल्व करते चले जाते हो, अब आप वेल्थ के लेवल पे परेशान नहीं हो, जितना आपकी जरूरत है उतना पैसा है, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा आपके पास है कि आप कंफर्टेबली सर्वाइव कर रहे हो। रिलेशनशिप्स में आपके कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे, रिलेशनशिप्स आर गुड, हेल्थ एंड फिटनेस इज रिलेटिवली गुड, कि ठीक है अभी कोई एज सच मेजर प्रॉब्लम नहीं चल रही मुझे हेल्थ के लेवल पे। सो नाउ यू कैन फोकस ऑन खुद को जानना। एंड खुद को जानने में आप कैसे नॉलेज परस्यू करोगे, कैसे नॉलेज हासिल करोगे? सिर्फ नॉलेज और इल्म हासिल नहीं करना। इस बात को यहाँ क्लियर कर देते हैं कि लोग समझते हैं कि अब हमें ये और ये हासिल करनी है, यहाँ से नॉलेज हासिल करनी है, यहाँ से हासिल करनी है। ऐसे नहीं करना है। कॉपी पेंसिल लो, उसके ऊपर लिखो हु एम आई, और वहां पे अपनी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उसे लिख दो कि मैं एक बॉडी हूं, मैं थॉट हूं, मैं माइंड हूं, मैं सोल हूं। जो भी आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको लिख दो। उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करो, और उस क्वेश्चन करने में आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब से वीडियोस की, या ऑनलाइन स्क्रिप्चर्स की, या वेबसाइट्स पे से कुछ भी पढ़ना। तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको क्वेश्चन करने के लिए कि सोल क्या होती है, आप फिर इल्म हासिल कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जिस तरह आपका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी ने लिखा है कि आई एम बॉडी, और वो रिसर्च करने लगा कि क्या मैं वाकई में बॉडी हूं, उसको रियलाइज होगा साइंटिफिकली, अगर वो रिसर्च कर रहा है, कि नो, बॉडी मैं नहीं हूं। बॉडी में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं हूं। क्या मैं हूं? हाथ में हूं, तो हाथ अगर चले जाएं तो हाथ के बाद भी मैं होता हूं, तो उसका मतलब ये हाथ में नहीं हूं। ओ, पाँव में हूं, पाँव चले जाएं तो पाँव के बाद भी मैं होता हूं, तो पाँव भी मैं नहीं हूं, आंख भी मैं नहीं हूं, कान भी मैं नहीं हूं, जबान भी मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? तो वो बॉडी से ऊपर उठेगा, थॉट पे आएगा, फिर वो देखेगा किसी की याददाश्त चले जाए। बचपन में जो बच्चा पैदा होता है, बगैर उसकी अभी मेमोरी नहीं है, तो उसको कोई थॉट उस तरीके का नहीं आ रहा, तो बगैर उस माइंड के, मेमोरी के, क्या वो मैं था? हाँ था। याददाश्त चले जाए तो उसके बाद भी मैं होऊंगा? हाँ होऊंगा। सोच नहीं पा रहा हूँ, बट देख तो रहा, सुन तो रहूंगा। तो इसका मतलब थॉट में नहीं हूँ, बॉडी में नहीं हूँ, तो सोल हूँ। सोल क्या होता है? फिर वो सोल के सच को देखेगा, तो वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है। एंड दैट्स हाउ यू गेट टू द आंसर। इट इज नॉट अबाउट और चीजों से भरना, इट इज कि जो आपके माइंड में ऑलरेडी चीजें भरी हुई हैं उनको निकालना। जो फॉल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे फ्री होना। कुछ समझ आया? जी। मैं अगर आपको अभी बता भी दूंगा कि ये है, तो दैट इज पॉइंटलेस। कि एक तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप मानोगे या आप मेरी बात नहीं मानोगे। तो जो मेरी बात सुन के मान लेगा वो भी फंसा, भोंदू हरकत की उसने। जिसने नहीं मानी वो भी फंसा, उसने भी भोंदू हरकत की। तो जो मानते हैं और जो नहीं मानते वो दोनों फंस जाते हैं, क्योंकि मानना है ही नहीं, जानना है। इसी को बिलीफ और नॉलेज में फर्क कहते हैं। मानना यानी कि बिलीफ, ये क्या होता है कि एक चीज आपको नहीं पता है, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड करोगे जैसे आपको पता है, तो दैट इज मानना। एंड जानना इज कि आप एक बात जानते हो, जैसे आपको जानते हो ऑन द के मैं आपके सामने बैठा हूं और वीडियो पे हम बात कर रहे हैं। ये आप मानते नहीं हो, आप जानते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि इस रूम में ये सेम कुर्ता और शलवार का इस कलर का पहना हुआ एक और इंसान भी, अब या तो आप कोई बात माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी, आप जानते नहीं। दैट इज अ डिफरेंस।
कि रूम में आके देख लो क्या हकीकत है। ऐसे ही जैसे मतलब हम अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन शायद जानते नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। या तो ये वाली साइड होती है जो लोग कहते हैं कि हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं, या ये वाली साइड होती है जिसको लोग एथियस्ट या वो कहते हैं कि है ही नहीं, हम नहीं मानते। जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होगा या जिसका एक साइंटिफिक माइंड होगा वो जानने में लगा हुआ, वो उन दोनों को देखेगा, हंस देगा, आगे बढ़ेगा, बोले ठीक है खेलते रहो अपना गेम। जब इतना कुछ मतलब ये दो लिखा चीजें गया कभी है, एक पॉइंट पे नहीं हो सकती, जानना और मानना दोनों चीजें एक पॉइंट पर नहीं हो सकती। नहीं, आप मान सकते हो कि दुनिया गोल नहीं है, फ्लैट है, स्क्वायर है, नहीं। या दुनिया का शेप ट्रायंगल है, गोल नहीं है दुनिया। मान सकते हो आप ये बात? पता नहीं, शायद। शायद मान सकते हो। तो आपको उसकी रियलिटी पता नहीं है। जिस चीज की आपको रियलिटी आप जानते होगे, हाँ, उसको नहीं। जैसे कि अब दुनिया गोल ही है, साइंटिफिकली प्रूफ हो गई ये बात। हाँ, जैसे ग्रेविटी नाम की चीज है इस दुनिया में। मैं इस बोतल को फेंकूंगा तो ये नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ग्रेविटी है इसका मतलब, राइट? अब आप ये मान सकते हो कि ग्रेविटी नहीं है, तो आके बोले नहीं नहीं ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं तो बोतल फेंकता हूँ तो नीचे नहीं गिरती, ऊपर चले जाती है। आप मानोगे बात? नहीं। नहीं मानोगे, क्योंकि आप उस बात को जानते हो। आप बोलोगे ठीक है, पागल किसी और को बना। यही मानने का गेम है। अब जो नहीं जानता होगा वो मान लेगा, उसके बेस पे कॉन्सेप्ट्स में लग जाएगा। तो जो इतना कुछ लिखा गया है, सोचने वाली बात है। लिखा इसीलिए गया है ताकि आप पढ़ के जान सको, नॉट कि आप मानो। अब जब हम पढ़ते हैं तो हर लिखने वाले ने उसका अपने तरीके से ट्रांसलेशन लिखा हुआ। कुछ ट्रांसलेशन में आप पढ़ोगे वहां पे वर्ड यूज हुआ है बिलीफ, वहां से लोगों ने निकाल लिया मानना। उस सेम लाइन का ट्रांसलेशन आप 5-6 ऑथर का एक quran.com पे एक साथ ऑन कर लो और सेम लाइन को 5-6 ऑथर ने ट्रांसलेट करी हुई है, वो एक साथ पढ़ो, तो आप देखोगे दूसरे ट्रांसलेट करने वाले ने बिलीफ का वर्ड लिखा ही नहीं, उसने बीइंग माइंडफुल लिखा है, माइंडफुलनेस से लिखा है। एक ने वर्ड लिखा है फियर, अगले इंसान ने फियर लिखा ही नहीं। तो आप एक्चुअल में जो लिखा गया है उसको फिर आप देख सकते हो कि अच्छा मिसकंफ्यूजन्स और गलतफहमियां कहां से पैदा हो रही हैं। और आप जो हकीकत लिखी है, जो एक्चुअल में लिखा गया है, उसको आप कॉपी पेस्ट करो, डिक्शनरी पे उसका मतलब निकाल लो। वरना ChatGPT या उन लोगों के पास जाओ, उनसे ओपिनियन मत मांगना, क्योंकि वो ओपिनियन में झूठ बोल सकते हैं। उनको बोलो इसका डिक्शनरी में जो एग्जैक्ट मतलब है वो मतलब मुझे बताओ, तो आपको उसका एग्जैक्ट मतलब खोल के समझ आने लगेगा। ठीक है। इकरा, कुछ क्लियर हुआ? जी, आपने इससे बताया कि फर्स्ट स्टेप आपने ये चीज बताई कि मैं लिख लूं। तो जैसे मुझे इतनी चीज क्लियर हो गई है कि ना मैं जिस्म हूँ, ना मैं थॉट हूँ, ना और हाँ सोल का क्लियर नहीं हुआ मुझे। तो क्योंकि आप तो फिर आप क्लियरली बताओगे कि सोल क्या है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं डिफाइन कर पा रही ना इसको, तो इसलिए स्लोली आप जानोगे तो वो निकल करके सामने आएगा। ठीक है। मैं इसके ऊपर बात करूं तो बट आई एम नॉट श्योर कि वो लोग कैसे परसीव करेंगे, इसकी वजह से मैं उससे बात करना अवॉइड करता हूं। नहीं सर, आप बात करें इस पर। हम चाहते हैं कि हम जानें कि हम हमारी रूह है तो वो क्या है और हम कौन है। मतलब हम वैसे तो जानेंगे कुरान के थ्रू और जानना चाहेंगे, क्योंकि हम मैं तो इस सोच में पड़ गई हूँ कि रहता हूँ हम 25 और हमें यही नहीं पता कि हम दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। अभी तक हम किताबें छान रहे थे, पेपर्स दे रहे थे, हमें अपना गोल नहीं पता, और इसी हालत में हम मर जाते तो एंड बस क्या होता। दिस इज बस क्या बताऊँ मैं, जब मैं सोच पा रही हूँ। मेरे ना माइंड में बहुत दफे ये क्वेश्चन आया, बट जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन मेरे लिए थी कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, स्टेप्स नहीं पता कि किन स्टेप्स को लेके चलना है Steps नहीं है कोई और भी। कैसे खुद को जानना है। ऐसे ही है कि अपना जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो लिखो और उसको क्वेश्चन करना कि सोल पता ही नहीं है क्या है, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखें, अब जैसे इंटरनेट पे ह्यूज नॉलेज पड़ा हुआ है। अब अगर सोल से रिलेटेड भी अगर रिसर्च करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से साइंटिफिकली आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे, और आप रिलीजियसली चाहे तो आई गेस डिफरेंट होंगे। तो ऐसी चीज हम जाने के कौन सा आंसर ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि दो चीजें हैं, एक है उसकी थ्योरी, एक है उसका एक्सपीरियंस। so that will help you in understanding it more clearly, but at this time हम सब के अंदर एक गलत फहमी बैठी है, जैसे अलग अलग जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, वैसे हर बॉडी में एक अलग अलग सोल है। और ये कॉन्सेप्ट बनाया भी गया है, और अपने आप में इस कॉन्सेप्ट को आप गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत हद तक चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, तो इट इज इफेक्टिव। जैसे एक बच्चे को हमारे बचपन में क्या करते थे कि किसी बच्चों को रोकना है नानी की घर की छत पे जाने से रात के टाइम पे, तो ऊपर एक बुड्ढी है वो आएगी, बच्चों को ले जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो एक्चुअल में कोई बुड्ढी नहीं होती, लेकिन उस बुड्ढी के कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चे कंट्रोल हो जाते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है? नहीं, सही है कॉन्सेप्ट।
तो इसी तरह जो सेपरेट सोल का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है। बट जब आप गहराई से जब आप बड़े हो गए हो और आप छत पे जाके देख लोगे नहीं यार बुद्धि तो कोई है नहीं, तो इसी तरह जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा उस जिसको हम सोल कहते हैं उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को रूह कहते हैं, अलग अलग नाम है उस एक के। वो क्या है? अनिका आपने हैंड रेज किया है। यस सर मैं ये कहना चाह रही थी कि सब सोल वाले पॉइंट पे आकर कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, सोल पर आकर रुक गए हैं। तो मतलब सोल तो सिर्फ एनर्जी है और इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल में इससे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी हम खुद को जान सकेंगे। यस तो अभी आप कह रहे हो कि सोल एक एनर्जी है, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्या सोल एनर्जी है? मतलब एक यही चीज होती है ना, डेड बॉडी में एनर्जी नहीं होती है और हमें एनर्जी होती है। हाँ, और इससे एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है कि वो कभी खत्म नहीं होती, वो अपनी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है सिर्फ। इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एनर्जी जो आप बॉडी में बात कर रहे हो, दैट इज समथिंग एल्स। एनर्जी फॉर्म्स बदलती रहती है बट एनर्जी ऐसा पॉइंट है जिसपे आके सब टिक गए हैं, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं इस पे। अष्टावक्र गीता इज वन स्क्रिप्चर जिसमें अष्टावक्र गीता और राजा जनक की कॉन्वर्सेशन है, उस पे इसी बारे में बात हो रही है। और अब मोस्टली लोग उसको हिंदू और उससे कनेक्ट करके बोल देंगे अरे नहीं, अरे आप जस्ट नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। सर आप दोबारा रिपीट करिएगा, क्या बोला है आपने, मुझे समझ ही नहीं आई। अष्टावक्र गीता, उसके अंदर अष्टावक्र गीता और राजा जनक की एक बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है। अब इसको बहुत सारे लोग जो हैं रिलीजियस के नेम पे या हिंदू के उससे रिलेट करके ले जाएंगे, मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा। आप सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए पढ़ रहे, तो वहां पे इस बारे में ही बात हुई कि मैं कौन हूं और क्या है। तो अगर आप उसको पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो वहां पे क्लियर कट साफ लफ्जों में बताया हुआ है क्या है। आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सॉरी नहीं एक्सप्लेन नहीं करें, हम खुद सर्च करेंगे। हम अपनी जो हम अगर सर्च करते हैं तो हम किस तरीके से समझ पा रहे हैं उस चीज को, फिर हम देन आपको बताएंगे कि हम क्या समझे। अभी एक्सप्लेन ना करें आप। We will end this session here. I hope चीजें क्लियर हुई होंगी। Thank you so much for giving us your valuable time. सर आपकी बातें मैं नाम नहीं, क्या लिखा है आपने? सर आपकी बातें मैं नाम नहीं समझी उस बुक का, अष्टावक्र गीता। स्पॉइलर अलर्ट, मूवी से पहले एंडिंग जो बता देते हैं उस किस्म की एक स्पॉइलर अलर्ट देने के लिए कि जो सवाल है हु एम आई, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो इसके एंड में आपको मैं मिलता नहीं। इसके एंड में आपको ये रियलाइज होता है कि मैं है ही नहीं, कोई सेपरेट मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको फिर हंसी आती है कि यार। प्रियंशल कह रही हैं कि गीता के 3rd चैप्टर में सब लिखा है सोल के बारे में। यस बट स्टिल लोग उसको अपने नजरिए के हिसाब से ही ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं, जो एक्चुअल में लिखा है वो देख नहीं पाते। आई रिकॉल के प्रियंजल का कुछ लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन था जो मैंने सेशन के बाद देखा, विच वाज अबाउट सम कर्मा और एनीथिंग। आई थिंक वी मिस्ड दैट। मैं कुछ नहीं हूं कैसे हो सकता है? एक सेपरेट मैं नहीं है। जो आपके अंदर एक एहसास है ना कि मैं हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रू योर सेंसेस, ये एक वहम है। जैसे घास देखिए, आप बोलोगे हाँ देखिए, ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन। क्या ग्रास का कलर ग्रीन होता है? दिखता तो ग्रीन है, क्योंकि आप एक की ह्यूमन आई के अंदर 3 कलर रिसेप्टर्स हैं, तो आपको ग्रीन दिखती है। एक डॉग जब देखता है तो उसे बेज दिखती है, क्योंकि उसके 2 कलर रिसेप्टर्स हैं, उसका कलर ही अलग है। तो ग्रास का कलर क्या है? आपको जो दिख रहा है क्या वो रियलिटी है भी या नहीं? आई थिंक ये डीपर हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए मैंने और वेडनेसडे के सेशंस भी रखे हैं, तो होपफुली हम इंशाल्लाह वेडनेसडे को और थोड़े डिटेल्ड डिस्कशंस होंगे इस टॉपिक पे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।